तुम चली जाओगी शादी करके तो इसका ख्याल कौन रखेगा? मेरे अंदर तो इस उम्र में इसे संभालने की इतनी हिम्मत नहीं है। अरे तो इसकी खाला है ना, ईमान आप ही से मेरे घर छोड़ आया करेंगी। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं इसका ख्याल रखूंगी। ऐसे कहाँ, पता नहीं तुम्हारे ससुराल वाले कैसे मिजाज के हों, ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मी उनके मिजाज अच्छे होंगे, आप फिक्र ना करें। और वैसे भी आप राहिम को तो जानती है ना। चलो जब देखी जाएगी। तो राहिम तो एडजस्ट भी कर लेगा और अंडरस्टैंड भी कर लेगा। और राहिम भी ईमान आप ही के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो कितनी मेहनत करती हैं और कितने दिल और लगन से काम करती हैं ऑफिस में। तब तक ये हमारे साथ रहेगा, है ना? अभी तो तुम्हारी और राहिम की शादी में वक्त है ना, और हो सकता है इसे मेरे साथ रहने की आदत हो जाए। आकाश मेरा बच्चा, तुम जाओ ना, जाके खाने का इंतजाम करो। मेरा बच्चा, तुम्हारे अब्बा आते होंगे। अब तक तुम्हें जितने भी प्रोजेक्ट्स दिए गए ईमान, तुमने हर एक को कामयाबी के 4 चांद लगा दिए। अब मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत अहम है। कम से कम 3 से 4 बड़ी कंपनियां इस प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगा, आप बेफिक्र रहें सर। हमारी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होनी चाहिए, सिर्फ अल्फाज नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया तो मैं तुम्हें हमारी कंपनी में डायरेक्टर का ओहदा दे दूंगा। वाकई? तो फिर आप अपने एचआर से कहें कि मेरी प्रमोशन की तैयारी करें, बिकॉज आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट दिस प्रोजेक्ट इन आवर हैंड्स। बस इसी तरह मेहनत करती रहें। 3-4 क्या, 400 कंपनीज क्यों ना, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आसिफ भाई, लग रहा है घबरा गए हैं आप। यकीन ही नहीं आता कि उस दुकान पे कभी इतना रश भी हुआ करता था। जैसे ही अंबर की आंख बंद हुई, लगता है सब कुछ बंद हो गया। जब एक दरवाजा बंद होता है ना, सोहेल भाई, मैं सोच रहा हूँ कि तो 100 दरवाजे खुलते हैं। आप परेशान ना हो। दुकान का सारा सामान बेच दूं, कुछ पैसे हाथ में आए तो। दरअसल ये काम अब मेरे बस का नहीं रहा। क्या करेंगे इसके बाद? आसिफ भाई, घर पे बैठ जाएंगे तो बीमारियां घेर लेंगी। फारिग आदमी, आपको पता है, किसी काम का नहीं रहता। करूं तो करूं क्या? घर बैठता हूं तो अंबर की याद सताती है, बाहर निकलता हूं तो कुछ सोचता ही नहीं है। आप एक काम करें, आप मेरे पास आ जाया करें, खूब बातें करेंगे, आपका भी दिल बहला रहेगा और आपके कारोबारी मशवरों से हमारा भी भला हो जाएगा। आपका भला क्या करोगे? अरे नहीं आसिफ भाई, जो आपने अपनी औलाद के लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया, वो हर कोई नहीं कर सकता। इस उम्र में तो लोग हाथ पैर छोड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन इस उम्र में आपने एक नया कारोबार एस्टेब्लिश किया है, उसे कामयाब किया। आप तो रोल मॉडल हैं हमारे लिए। ऐसा रोल मॉडल क्या करे, इसकी राय नहीं निकल रही। मेरे बच्चों से मैंने कहा है कि मैं कोई काम करना चाहता हूं, लेकिन वो कहते हैं कि घर बैठे आराम करें। आसिफ भाई, जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप बैठने वालों में से नहीं हैं। आप यकीनन कुछ ना कुछ करेंगे। किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चले गए हैं। अभी तक वापस नहीं आए और न ही उनसे कोई राब्ता हो पा रहा था। सबके दिलों में बेचैनी थी, क्योंकि ये घर है और यहाँ हर फर्द को एक
दूसरे की फिक्र लायक रहती है। सब यही कह रहे थे कि आइंदा वो ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे, मगर सवाल यही था कि आखिर अब वो गए तो गए कहाँ। मर्द हज़रात घर वापस आ चुके थे, मगर खाने के लिए कुछ भी तैयार न था, हालांकि वो सुबह से बाहर निकले हुए थे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि किसी को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ़ोन पर बात होने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया था और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। इसी दौरान महक ने जब से पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाली थीं, उसका रवैया बदलता जा रहा था। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ईमान नौकरी में तरक्की करे। इसी हसद की वजह से वो चाहती थी कि ईमान नौकरी छोड़ कर घर बैठ जाए। महक ने ईमान पर खाना बनाने की जिम्मेदारी भी डाल दी थी, और जब ईमान थकी हारी दफ्तर से वापस आती तो महक ताने देना शुरू कर देती कि अभी तक घर का कोई काम नहीं हुआ और खाना भी तैयार नहीं है। इधर आसिफ साहब हर वक्त अंबर को याद करते रहते थे और इन्हीं यादों में गुम रहते हुए एक दिन अचानक वो भी पुरस्कार तौर पर गायब हो गए, जिससे घर का माहौल मजीद बोझल और तशवीशनाक हो गया। अब घर के हालात दुन बदन मजीद पेचीदा होते जा रहे थे और हर गुजरता लम्हा बेचैनी में इजाफा कर रहा था। अब्बू की गुमशुदगी ने सबको अंदर से हिला कर रख दिया था। किसी के पास कोई वादह जवाब न था और हर चेहरे पर सवालात लिखे हुए थे। ईमान खुद भी जहनी दबाव का शिकार थी। एक तरफ दफ्तर की जिम्मेदारियां थीं तो दूसरी तरफ घर के खत्म न होने वाले काम और महक के ताने। वो चाहती थी कि घर में सुकून हो, मगर महक का रवैया दिन बदन तल्ख होता जा रहा था। उसे ये गुमान था कि अगर ईमान ने काम जारी रखा तो उसकी अहमियत कम हो जाएगी। इसी खौफ ने उसके दिल में हसद को जन्म दिया था, जो उसके अल्फाज और रवैये से साफ झलकने लगा था। इसी कशमकश के दौरान आसिफ साहब की यादों ने भी घर के माहौल को और ज्यादा बोझल कर दिया था। हिम्बर का जिक्र आते ही उनकी आंखें नम हो जाते और वो माजी की बातों में खो जाते। किसी को अंदाजा ना था कि ये खामोशी और तन्हाई उन्हें इस हद तक ले जाएगी कि वो अचानक घर से गायब हो जाएंगे। अब घर वाले एक तरफ ईमान और महक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी से परेशान थे तो दूसरी तरफ आसिफ साहब की खैरियत का खौफ सबके दिलों पर साया फग्न था। हर फर्द यही दुआ कर रहा था कि ये आजमाइश जल्द ख़त्म हो और इस घर में एक बार फिर सुकून और अपनायत लौट आए। मगर हालात बता रहे थे कि आने वाले दिन मजीद इम्तिहान लेकर आने वाले हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उस घर की फ़ज़ा मजीद ये संजीदा और बोझ होती चली गई। आसिफ साहब की अदम मौजूदगी ने सब को खौफ में मुब्तला कर दिया था। ख़ास तौर पर ईमान के दिल में एक अनजाना सा डर बस गया था कि कहीं कोई उन्होंने ना हो जाए। हर आहट पर सब चौंक जाते। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती तो उम्मीद बंदती कि शायद आसिफ साहब लौट आए हों, मगर हर बार मायूसी ही हाथ आती। घर की औरतें आपस में सरगोशियाँ करते। कोई कहता वो किसी दोस्त के पास होंगे तो कोई किसी और अंदेशे का इजहार करता, मगर सच ये था कि किसी के पास कोई पख्ता खबर न थी। ऐसे में महक का रवैया और भी सख्त होता जा रहा था। घर की जिम्मेदारियां उसने अपने हाथ में ले रखी थीं। घर में अब खामोशी भी बोलने लगी थी। हर कमरा जैसे किसी अनकही परेशानी का बोझ उठाए हुए था। आसिफ साहब की गुमशुदगी को कई दिन गुजर चुके थे और अब तशवीश खौफ में बदलने लगी थी। बुजुर्ग खवातीन तस्बीह हाथ में लिए दिन रात दुआएं करते, जबकि नौजवानों के दिल में बेचैनी के साथ गुस्सा भी पनपने लगा था कि आखिर इस घर के मसाइल ख़त्म क्यों नहीं होते। ईमान की हालत सबसे ज्यादा काबिल रहम थी। वो बज़ाहिर मजबूत दिखाई देती थी, मगर अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। दफ्तर में भी उसकी कारकर्दगी मुतासिर होने लगी थी, क्योंकि ज़हन हर वक्त घर के हालात और आसिफ साहब के ख्याल में उलझा रहता था। महक के दिल में जमा हसद अब खुलकर सामने आ रहा था। वो हर बात पर अपनी बर्तरी साबित करने की कोशिश करती और ईमान को ये एहसास दिलाने से नहीं चूकती कि उसकी नौकरी और तरक्की घर के लिए मसला बन चुकी है। कभी वो ये कहकर ईमान को शर्मिंदा करती कि एक अच्छी बहू वही होती है जो घर को पहली तरजीह दे, तो कभी उसके थके हुए चेहरे को देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ बात टाल देती। मर्द हजरात भी अब दो हिस्सों में बंटते दिखाई देते थे। कुछ ईमान के सब्र को सराहते
थे तो कुछ महक के सख्त रवैये को हालात का तकाजा समझते थे। इस तकसीम ने घर के इत्तेहाद को मजीद कमज़ोर कर दिया था। हर कोई मुंतज़र था कि आसिफ साहब की वापसी शायद उस बिखरते हुए घर को फिर से जोड़ दे, मगर वक्त गुजरने के साथ उम्मीद और सब्र दोनों इम्तिहान में पड़ते जा रहे थे। अब इस घर की फ़ज़ा में एक मुस्तकिल बेयकीनी बस चुकी थी, जैसे सब कुछ रखा हुआ हो और वक्त आगे बढ़ने का नाम ही ना ले रहा हो। आसिफ साहिब की गैर मौजूदगी ने हर रिश्ते की कमज़ोरी को नुमायां कर दिया था। वो रिश्ते जो उनकी मौजूदगी में किसी हद तक जड़े रहते थे अब बिखरते दिखाई देने लगे थे। ईमान खुद को संभाले रखने की पूरी कोशिश करती, मगर बाज़ औक़ात तन्हाई में उसके आंसू खामोशी से बह जाते। उसे ये एहसास खाया जा रहा था कि वो सबके लिए आसान हदफ बन चुकी है, क्योंकि वो खामोश है और जवाब नहीं देती। उसी खामोशी को महक अपनी ताकत समझने लगी थी, और हर गुजरते दिन के साथ उसके लहजे में सख्ती और रवैये में तहकुम बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ घर के बुजुर्ग ये सब देखकर भी कुछ कहने से कासर थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मुदाखलत की तो बात मजीद बिगड़ जाएगी। मर्द हजरात भी अब खुलकर तशवीश का इजहार करने लगे थे, क्योंकि घर का सुकून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। खाने की मेज़ पर खामोशी छाई रहती, कोई किसी की आंखों में देखकर बात करने से कतराता। हर शख्स अपने दिल में यही सोचता था कि ये घर कब तक उस आजमाइश में मुब्तला रहेगा। उम्मीद की वाहत करण अब भी आसिफ साहब की वापसी से जड़ी हुई थी। सब यही समझते थे कि शायद उनका लौटाना ही उस घर के बिखरे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ सके, मगर जब तक वो वापस नहीं आते, ये घर एक ऐसे इम्तिहान से गुजर रहा था जो हर फर्द के सब्र, बर्दाश्त और महबत को परख रहा था। अब ये सूरत हाल उस हद तक पहुंच चुकी थी कि घर के अंदर रहते हुए भी सब खुद को तन्हा महसूस करने लगे थे। आसिफ साहिब की गैर मौजूदगी ने जैसे इस घर से बरकत और ढारस दोनों छीन ली थीं। ईमान के दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सा बोझ था। वो खुद को कसूरवार भी समझने लगी थी कि शायद उसकी वजह से घर के हालात बिगड़ गए हैं। हालांकि हकीकत उसके बरअक्स थी। वो हर किसी का ख्याल रखती थी, मगर उसके अपने एहसासात का ख्याल रखने वाला कोई न था। रात के सन्नाटे में वो अक्सर जागती रहती, बाहर से आने वाली हर आवाज़ पर चौंक। अब ये सूरत हाल उस हद तक पहुंच चुकी थी कि घर के अंदर रहते हुए भी सब खुद को तन्हा महसूस करने लगे थे। आसिफ साहिब की गैर मौजूदगी ने जैसे इस घर से बरकत और ढारस दोनों छीन ली थीं। ईमान के दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सा बोझ था। ईमान के दफ्तर से देर से आने को वो लापरवाही करार देती और उसकी थकन को बहाना समझती। उसके लहजे में वही तलखी थी जो हसद और आदम तहफ़्फ़ुज़ से जन्म लेती है। दूसरी तरफ मर्द हजरात के लिए भी हालात नाकाबिल बर्दाश्त होते जा रहे थे, क्योंकि घर का सुकून और आपसी एहतराम ख़त्म हो चुका था। छोटी छोटी बातें दिलों में जहर घोलने लगी थीं। सबके जहनों में एक ही सवाल गूंज रहा था कि अगर आसिफ साहब अब भी वापस न आए तो उस घर का क्या बनेगा, और क्या ये रिश्ते उस आजमाइश के बाद भी सलामत रह पाएंगे या हमेशा के लिए बिखर जाएंगे। अब इस घर में हर नया दिन पिछले दिन से ज्यादा भारी महसूस होने लगा था। आसिफ साहब की गुमशुदगी ने सिर्फ एक फर्द को नहीं बल्कि पूरे खानदान को गैर यकीनी की दलदल में धकेल दिया था। ईमान के लिए ये दिन किसी इम्तिहान से कम न थे। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती, मगर अंदर ही अंदर इसका हौसला टूटने लगा था। दफ्तर में वो भी मुश्किल अपनी तुझा मरकूज रख पाती, क्योंकि ज़हन हर वक्त घर के हालात, महक के रवैये और आसिफ साहब की खैरियत के खदशात में उलझा रहता था। फिर भी वो खामोशी से सबकी जिम्मेदारियां निभाती रही, शायद इस उम्मीद पर कि उसका सब्र किसी दिन रंग ले आएगा। महक के अंदर जमा इत्तिराब अब मुकम्मल तौर पर उसके लहजे में झलकने लगा था। वो हर बात में अपनी बढ़तरी जताने की कोशिश करती और ईमान को ये एहसास दिलाने से बाज न आती कि घर उसके बगैर नहीं चल सकता। उसका ये रवैया दरअसल उसके दिल के खौफ और हसद का इजहार था, मगर उस हकीकत को समझने वाला कोई न था। बुजुर्ग उसके कश्मकश को खामोशी से देख रहे थे। इनकी खामोश नजरें इस बात की गवाही देती थीं कि वो भी दिल ही दिल में कर्ब का शिकार हैं। मर्द हजरात अब खुलकर परेशानी का इजहार करने लगे थे, क्योंकि घर का माहौल उस हद तक तल्ख हो चुका था कि सांस लेना भी दुश्वार लगता था। सबके दिलों में यही
सवाल गर्दिश कर रहा था कि आसिफ साहब कब वापस आएंगे और क्या उनकी वापसी वाकई उस बिखरते हुए घर को संभाल पाएगी, या जख्म इतने गहरे हो चुके हैं कि भरना अब आसान नहीं रहा। अब उस कहानी में एक नया मोड़ आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगा था, जिसका अंदाजा किसी को पहले से न था। आसिफ साहब की गुमिश्तगी ने घर के अंदर छिपे हुए सच और दबे हुए एहसासात को सत्य पर ला दिया था। ईमान को अब ये एहसास होने लगा था कि उसकी खामोशी मसले का हल नहीं बल्कि दूसरों को मजीद मजबूत बना रही है। वो चाहती थी कि कोई उसकी बात सुने, कोई उसके दर्द को समझे, मगर हर बार उसे यही जता दिया जाता कि वो मजबूत है और सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। इस सोच ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था, क्योंकि मजबूत दिखाई देने वाले दिल भी कभी न कभी टूट जाया करते हैं। दूसरी जानिब महक की सख्ती अब सिर्फ ईमान तक महदूद न रही थी, बल्कि उसका असर पूरे घर पर पड़ने लगा था। उसके फैसलों में जद और अना शामिल हो चुकी थी, जिसकी वजह से रिश्तों में दरारें गहरी होती जा रही थीं। घर के अफराद एक दूसरे से बात करते हुए भी एहतियात बरतने लगे थे, जैसे हर लफ्ज़ तलवार बनकर किसी को जख्मी न कर दे। ऐसे में आसिफ साहब की याद एक खामोश फरियाद बन चुकी थी। सबके दिल यही चाहते थे कि वो वापस आएं और उस बिखरे हुए निज़ाम को दोबारा संभाल लें। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल बदल सा गया था। हर कमरा, हर कोना जैसे खामोश फरियाद कर रहा हो, और हर फर्द अपने दिल में खौफ, परेशानी और इत्तराब लिए बैठा था। आसिफ साहिब की गैर मौजूदगी ने सिर्फ घर के मामूलात ही नहीं बल्कि रिश्तों के जज्बात को भी हिलाकर रख दिया था। ईमान के लिए हर दिन एक नया चैलेंज बन गया था। दफ्तर की मसरूफियात, घर के काम, महक के तंज और आसिफ साहब की खैरियत के बारे में मुसलसल फिक्र ने उसे जहनी दबाव में मुब्तला कर दिया था। वो हर काम को सब्र और बर्दाश्त के साथ मुकम्मल करती, मगर दिल के अंदर एक खालीपन महसूस करती, जैसे किसी ताकतवर सहारा की कमी हो। महक की सख्त मिजाजी अब हदों को पार कर चुकी थी। वो हर छोटी से छोटी गलती पर ईमान को ज़लेल करने से नहीं चौंकती, और उसका अंदाज इस बात की गमाजी करता था कि वो घर पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती है। उसके लहजे में तलखी और रवैये में सख्ती ने घर की फ़ज़ा को मज़ीद बोझल कर दिया था। बुजुर्ग भी अब खामोश तमाशाई बन गए थे। न वो कुछ कह सकते थे और न ही हालात संभालने की ताकत रखते थे। मर्द हजरात भी परेशानी और बेबसी के दरमियान खुद को महदूद महसूस कर रहे थे। हर फर्द के दिल में यही सोच जाग रही थी कि आसिफ साहब कब वापस आएंगे और क्या उनकी वापसी वाकई उस घर की टूटती हुई बुनियादों को दोबारा मजबूत कर पाएगी, या फिर ये घर मुस्तकिल तौर पर इंतशार और कशमकश का शिकार रह जाएगा। घर में अब हर गुजरता लम्हा जैसे सब्र और बर्दाश्त की आखिरी हद को परख रहा था। हर फर्द अंदर ही अंदर इत्तराब और बेचैनी का शिकार था, और आसिफ साहब की गैर मौजूदगी ने उन सब की कमजोरियों और खामियों को आश्कार कर दिया था। ईमान के दिल में मुसलसल खौफ और तशवीश रहती। वो चाहती तो सब कुछ खुद संभाल ले, मगर अंदर ही अंदर ये खौफ रहता कि कहीं उसकी मेहनत और सब्र रायगा न जा जाए। दफ्तर की थकन के बावजूद घर के काम और महक के तंज व तान से उसका दिल बोझल रहता। वो खामोशी अख्तियार करके सब कुछ बर्दाश्त करती, मगर इस खामोशी के पीछे उसके जज्बात एक तूफान की मानंद लपकते, जिसे किसी ने समझने की हिम्मत नहीं की। महक की सख्त मिजाजी और कंट्रोल की ख्वाहिश ने घर के माहौल को मजीद तलख कर दिया था। हर छोटी सी गलती पर वो ईमान को जलील करने से नहीं चौंकती, और हर बात में अपनी अहमियत और अख्तियार जाहिर करने की कोशिश करती। उसका रवैया घर के हर रकन के लिए एक चैलेंज बन चुका था, और किसी को भी यकीन न था कि उस सख्ती और तलखी का अंजाम क्या होगा। बुजुर्ग खामोशी से सब कुछ देखते, खौफजदा और बेब्स, क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी मुदाखलत से सूरती हाल और बिगड़ सकती है। मर्द हजरात भी अब सिर्फ निगरान बनकर रह गए थे। इनके दिल में भी यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आसिफ साहब कब वापस आएंगे और क्या उनकी वापसी घर की टूटती हुई बुनियादों को फिर से जोड़ पाएगी, या फिर ये घर मुस्तकिल तौर पर इंतशार, कशमकश और बेचैनी का शिकार रह जाएगा। घर में अब हर लम्हा एक नए इम्तिहान की मानंद महसूस होने लगा था। आसिफ साहिब की गैर मौजूदगी ने सबकी जिंदगियों में अतराब और बेचैनी की एक मुस्तकिल लहर दौड़ा दी थी। ईमान के दिल में खौफ और फिक्र के साथ एक खामोश बोझ भी रहने लगा था।
वो चाहती थी कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उससे ये एहसास खाया जा रहा था कि हालात उसके काबू से बाहर जा रहे हैं। दफ्तर की थकन के बाद घर आकर उसे महक के तल्ख रवियों और तानों का सामना करना पड़ता और हर बार वो सोचती कि आया ये हालात कब ख़त्म होंगे। उसकी खामोशी एक मजबूती की अलामत थी, मगर हकीकत ये थी कि उसके घर का माहौल अब मुकम्मल तौर पर बेचैनी और इत्तराब से भर गया था। आसिफ साहिब की गैर मौजूदगी ने सबके दिलों में एक गहरा खला पैदा कर दिया था और हर फर्द अंदर इस खला को पर करने की कोशिश में था, मगर नाकामी के साथ। ईमान के दिल में न सिर्फ खौफ और परेशानी बढ़ गई थी, बल्कि उसके अंदर एक अंदरूनी जदोजहद भी जाग उठी थी कि वो किस तरह घर के मसाइल संभाले और सबकी तौक़ात पर पूरा उतरे। दफ्तर की थेकिन और घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दबती जा रही थी और महक के ताने और तंज ने उस दबाव को और बढ़ा दिया था। ईमान की खामोशी और सब्र एक मजबूती की अलामत बन गए थे, मगर हकीकत ये थी कि उसके दिल के अंदर एक तूफान सा उठ रहा था जिसका इजहार वो न कर पा रही थी। महक की सख्त मिजाजी और कंट्रोल की ख्वाहिश अब खुलकर सामने आ गई थी। हर मौके पर वो ईमान की मेहनत को कमतर जाहिर करने की कोशिश करती और उसे ये बावर कराने की कोशिश करती कि घर उसके बगैर नहीं चल सकता। उसके लहजे की तलखी और रवैये की शिद्दत ने घर की फ़ज़ा को मुकम्मल तौर पर बोझल और कशीदा कर दिया था। बुजुर्ग अफराद खामोशी से ये सब देखते, खौफजदा कि अगर उन्होंने मदाखलत की तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। मर्द हजरात भी अब सिर्फ देखते रह गए। इनके दिल में भी यही सवाल गूंज रहा था कि आसिफ साहब कब वापस आएंगे और क्या उनकी वापसी घर के बिखरते हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ पाएगी, या फिर ये घर हमेशा के लिए किश्मकिश, बेचैनी और इत्तराब का शिकार रह जाएगा। इस तरह घर में हर लम्हा एक नए इम्तिहान की मानंद गुजरता और सबके दिल एक उम्मीद और खौफ के बीच झोलते रहते थे। घर के हालात अब दिन बदन मजीद पेचीदा और तनाव से भरे हो गए थे। आसिफ साहिब की गैर मौजूदगी ने न सिर्फ घर के मामूलात को बिगाड़ दिया, बल्कि हर फर्द के दिल में एक खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत पैदा कर दी थी। ईमान के लिए हर दिन एक नए चिलंग की मानंद था। दफ्तर की मसरूफियात और घर के बोझ ने उसके हौसले को आजमा रखा था। वो हर काम सब्र और तहम्मुल से मुकम्मल करती, मगर महक के तानों और तंज ने उसके दिल में एक गहरी बेचैनी पैदा कर दी थी। उसकी खामोशी और बर्दाश्त सबके लिए एक मिसाल बन गई थी, मगर हकीकत ये थी कि उसके अंदर एक दर्द और इत्तिराब उनका तूफान मौजूद था जिसे कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। महक की सख्त मिजाजी और अना अब किसी भी हद से तजावुज़ कर गई थी। वो हर मौके पर ईमान को ये बावर कराने की कोशिश करती कि घर उसके बगैर नहीं चल सकता, और हर काम जो ईमान करती इसमें कमज़ोरी निकाल कर उसे कमतर साबित करने की कोशिश करती। उसके लहजे की तलखी और रवैये की शिद्दत ने घर की फ़ज़ा को मज़ीद बोझल और कशीदा कर दिया था। बुजुर्ग अफराद खौफज़दा खामोशी अख्तियार किए हुए थे। उन्हें खदशा था कि अगर वो मदाखलत करें तो हालात और बिगड़ जाएंगे। मर्द हज़रात भी बेबस और परेशान दिखाई देते थे, क्योंकि वो न घर के माहौल को बेहतर कर सकते थे और न ही ईमान और महक के दरमियान तवाज़ुन कायम रख सकते थे। सबके दिल में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आसिफ साहब कब वापस आएंगे और क्या वो घर के बिखरते हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ पाएंगे, या ये घर मुस्तकिल तौर पर कशमकश, बेचैनी और इत्तराब का शिकार रह जाएगा। ऐसे में हर लम्हा एक नए इम्तिहान की मानंद गुजरता और सबके दिल उम्मीद और खौफ के बीच झोलते रहते थे। घर में अब हर गुजरता लम्हा एक नए तनाव और इत्तराब उनका सबब बन रहा था। आसिफ साहिब की गैर मौजूदगी ने सबके दिलों में एक गहरा खला पैदा कर दिया था, जिसे कोई भी पर घर की फ़ज़ा अब एक नाकाबिल बर्दाश्त दबाव और कशीदगी से भर गई थी। आसिफ साहिब की गैर मौजूदगी ने न सिर्फ घर के मामूलात को मुतासिर किया, बल्कि सबके दिलों में खौफ, बेचैनी और गैर यकीनी की कैफियत पैदा कर दी थी। ईमान के लिए हर दिन एक नया इम्तिहान बन गया था। दफ्तर की मसरूफियात, घर के कामों की बढ़ती हुई जिम्मेदारियां और महकिस तान-उत-शनिया ने उसके हौसले और सब्र को आजमा रखा था। वो हर काम खामोशी और बर्दाश्त से अंजाम देती, मगर दिल के अंदर एक तूफान सा उठ रहा था
जिसे किसी ने न समझा और न उसकी मदद की। उसकी खामोशी एक मजबूती की अलामत बन गई थी, लेकिन हकीकत ये थी कि हर दिन इसके दिल में इत्तराब और तन्हाई को बढ़ाता जा रहा था। महक की इना और सख्त रवैया घर के माहौल को मजीद बोझल और कशीदा कर चुका था। वो हर काम में अपनी बर्तरी जताने की कोशिश करती और ईमान की हर कोशिश को कमतर साबित करने से नहीं चौंकती। वो उसके लहजे की तलखी और रवैये की शिद्दत ने घर के हर रख्न को ज़हनी दबाव में मुब्तला कर दिया था। बुजुर्ग अफराद खौफजदा खामोशी अख्तियार किए हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने मुदाखलत की तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। मर्द हज़रात भी अब सिर्फ मुशाहिदा करने पर मजबूर थे, क्योंकि ना वो किसी के रवैये को बदल सकते थे और ना घर की बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभाल सकते थे। सबके दिलों में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आसिफ साहब कब वापस आएंगे और क्या उनकी वापसी इस घर के बिखरते हुए रिश्तों और टूटती हुई बुनियादों को दोबारा जोड़ पाएगी, या फिर ये घर हमेशा के लिए कशीदगी, बेचैनी और इत्तराब का शिकार रह जाएगा। हर लम्हा एक नए इम्तिहान की मानंद गुजर रहा था और सबके दिल उम्मीद और खौफ के दरमियान झूलते रहते थे, जैसे वक्त ने उनके लिए सब्र और बर्दाश्त की आखिरी हदें मुकर्रर कर दी हों। घर में अब हर लम्हा जैसे एक नए तूफान की पेशगोई कर रहा था। आसिफ साहिब की गैर मौजूदगी ने हर फर्द के दिल में तशवीश और इत्तराब की एक गहरी लहर दौड़ा दी थी। ईमान के दिल में खौफ और फिक्र के साथ एक खामोश दर्द भी पनप रहा था। वो चाहती थी कि सब कुछ मामूल के मुताबिक रहे, मगर हालात उसके काबू से बाहर जा चुके थे। दफ्तर की मसरूफियात के बाद घर के कामों का बोझ, महक के तान व तशनिया और आसिफ साहब की खैरियत के बारे में मुसलसल फिक्र ने उसे जहनी दबाव में मुब्तला कर रखा था। हर काम करते हुए उसकी कोशिश ये होती कि घर का माहौल संभला रहे, मगर अंदर ही अंदर वो एक ऐसा तूफान महसूस कर रही थी जिसका कोई हल न था। महक की सख्त मिजाजी और अना अब खुलकर सामने आ गई थी। वो हर छोटी से छोटी बात में ईमान को कमतर साबित करने की कोशिश करती और ये बावर कराने से नहीं चौंकती कि घर उसके बगैर नहीं चल सकता। उसकी तलखी और सख्त रवैया घर के हर रुकन के लिए ज़हनी दबाव का सबब बन चुका था। बुजुर्ग अफराद खौफजदा खामोशी अख्तियार किए हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने मुदाखलत की तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। मर्द हजरात भी अब बेबस और परेशान दिखाई देते थे। न वो किसी के रवैये को बदल सकते थे और न घर की बिगड़ती हुई सोटा हाल संभाल सकते थे। सबके दिल में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आसिफ साहब कब वापस आएंगे और क्या उनकी वापसी घर के बिखरते हुए रिश्तों और टूटती हुई बुनियादों को दोबारा जोड़ पाएगी, या फिर ये घर हमेशा के लिए कशीदगी, बेचैनी और इत्तराब का शिकार रह जाएगा। यूं हर दिन एक नए इम्तिहान की मानंद गुजरता और हर फर्द अपने दिल में उम्मीद और खौफ के बीच झूलता रहता। जैसे ये वक्त उनकी सब्र घर में अब हर दिन एक नए दबाव और कशीदगी के साथ गुजर रहा था। आसिफ साहिब की गैर मौजूदगी ने न सिर्फ घर के मामूलात को मुतासिर क्या, बल्कि हर फर्द के दिल में बेचैनी, खौफ और गैर यकीनी की कैफियत पैदा कर दी थी। ईमान के लिए हर लम्हा एक नया चैलेंज बन गया था। दफ्तर की मसरूफियात के बाद घर के कामों का बोझ, महक के तंज व तान और आसिफ साहिब की खैरियत के बारे में मुसलसल फ़िक्र ने उसके हौसले और सब्र को आज़मा रखा था। वो हर काम खामोशी और बर्दाश्त के साथ मुकम्मल करती, मगर दिल के अंदर एक तूफान सा मौजूद था जिसे कोई समझने वाला न था। उसकी खामोशी सबके लिए मजबूती की अलामत थी, मगर हकीकत में वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। महक की सख्त मिजाजी और खुदगर्द रवैया घर के माहौल को मजीद कशीदा और बोझल कर चुका था। वो हर मौके पर ईमान को कमतर दिखाने और अपनी बढ़तरी कायम रखने की कोशिश करती, और उसका हर लफ्ज़ ईमान के लिए एक नफसियाती बोझ बन चुका था। बुजुर्ग अफराद खौफजदा खामोशी अख्तियार किए हुए थे, क्योंकि उन्हें खदशा था कि अगर उन्होंने मुदाखलत की तो हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। मर्द हजरात भी सिर्फ तमाशाई बनकर रह गए थे, क्योंकि न वो किसी का रवैया बदल सकते थे और न घर की बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभाल सकते थे। सबके दिलों में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आसिफ साहब कब वापस आएंगे और क्या वो घर के बिखरते हुए रिश्तों और टूटती हुई बुनियादों को दोबारा जोड़ पाएंगे, या ये घर हमेशा के लिए कशीदगी,
बेचैनी और इत्तेराब का शिकार रह जाएगा। हर लम्हा एक नए इम्तिहान की मानंद गुजर रहा था और हर फर्द अपने दिल में उम्मीद और खौफ के बीच झूलता रहता, जैसे वक्त ने उनकी सब्र व बर्दाश्त की आखिरी हदें परख रखी हों। घर में अब हर लम्हा एक नई कशमकश और बेचैनी का बास बन रहा था। आसिफ साहिब की गैर मौजूदगी ने सबके दिलों में एक गहरा खला पैदा कर दिया था और हर फर्द अपने अपने तरीके से उस खला को पर करने की कोशिश कर रहा था, मगर नाकामी के सिवा कुछ हासिल न हो रहा था। ईमान के लिए हर दिन एक नए इम्तिहान की मानंद था। दफ्तर की थकन, घर के कामों की जिम्मेदारियां और महक के तंजो तान ने उसे अंदर से बोझल कर दिया था। वो हर काम खामोशी और सब्र के साथ अंजाम देती, मगर दिल के अंदर एक तूफान सा उठता जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था। उसकी खामोशी एक मजबूती की अलामत थी, मगर हकीकत ये थी कि वो अंदर से खुद को टूटता हुआ महसूस कर रही थी और हर आंख से ओझल दर्द उसके दिल में छिपा हुआ था। महक की सख्त मिजाजी और कंट्रोल की ख्वाहिश अब हद से बढ़ गई थी। वो हर काम में ईमान की मेहनत को कमतर साबित करने की कोशिश करती और ये बावर कराने से बाज ना आती कि घर उसके बगैर नहीं चल सकता। उसके तलख लहजे और जारहाना रवैये ने घर के माहौल को मुकम्मल तौर पर बोझल और कशीदा कर दिया था। बुजुर्ग अफराद खौफजदा खामोशी अख्तियार किए हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने मुदाखलत की तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। मर्द हजरात भी अब बस मुशाहिदा करने पर मजबूर थे। न वो किसी का रवैया बदल सकते थे और न घर की बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभाल सकते थे। सबके दिलों में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आसिफ साहब कब वापस आएंगे और क्या उनकी वापसी उस घर के बिखरते हुए रिश्तों और टूटती हुई बुनियादों को दोबारा जोड़ पाएगी, या फिर ये घर हमेशा के लिए कशीदगी, पेचीनी और इंतशार का शिकार रह जाएगा। हर दिन एक नए इम्तिहान की मानंद गुजरता और हर फर्द अपने दिल में उम्मीद और खौफ के बीच झूलता रहता, जैसे ये वक्त घर की फजा अब हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद बोझल और कशीदा होती जा रही थी। आसिफ साहब की गैर मौजूदगी ने न सिर्फ घर के मामूलात को मुतासर क्या, बल्कि सबके दिलों में खौफ, इत्तराब और बेचैनी की एक मुस्तकिल कैफियत पैदा कर दी थी। ईमान हर दिन दफ्तर की थिकन और घर के कामों के दबाव के साथ गुजारती और महक के तान व तंज ने इस के सब्र और बर्दशत को मुसलसल आजमाया। वो हर काम खामोशी और तहम्मुल के साथ मुकम्मल करती, मगर उसके दिल के अंदर एक तूफान सा मौजूद था जिसे समझने वाला कोई न था। उसकी खामोशी सबके लिए मजबूती की अलामत थी, मगर हकीकत ये थी कि हर दन उसके अंदरूनी इत्तिराब को मजीद बढ़ा रहा था। महक की सख्त मजाजी, हसद और कंट्रोल की ख्वाहिश ने घर के माहौल को एक ऐसा दबाव दे दिया था कि हर लफ्ज और हर अमल एक चैलेंज बन चुका था। वह ईमान की मेहनत को कमतर दिखाने से बाज न आती और हर मौके पर ये बावर कराने की कोशिश करती कि घर उसके बगैर नहीं चल सकता। उसके तलख लहजे और जारहाना रवैये ने घर के हर रकन के दिलों में खौफ और बेचैनी पैदा कर दी थी। बुजुर्ग अफराद खामोशी से सब कुछ देखते, खौफजदा के अगर उन्होंने मदाखलत की तो हालात और बिगड़ जाएंगे। मर्द हजरात भी अब सिर्फ तमाशाई बन गए थे। न वो किसी के रवैये को बदल सकते थे और न घर के बिखरते हुए माहौल को संभाल सकते थे। सबके दिलों में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आसिफ साहब कब वापस आएंगे और क्या वो घर के टूटते हुए रिश्तों और बिखरती हुई बुनियादों को दोबारा जोड़ पाएंगे, या ये घर मुस्तकिल तौर पर कशीदगी, पेचीनी और इंतशार का शिकार रह जाएगा। हर दिन एक नए इम्तिहान की मानंद गुजरता और हर फर्द अपने दिल में उम्मीद और खौफ के दरमियान झूलता रहता, जैसे वक्त ने सब्र और बर्दाश्त की आखिरी हदें पर रखी हों। घर की फजा अब हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद संजीदा और बोझल होती जा रही थी। आसिफ साहब की गैर मौजूदगी ने सबके दिलों में एक गहरा खला पैदा कर दिया था और हर फर्द अपने अपने अंदाज में उस खला को पर करने की कोशिश कर रहा था, मगर नाकामी के सिवा कुछ हासिल न हो रहा था। ईमान के लिए हर दिन एक नए इम्तिहान की मानंद था। दफ्तर की थकन, घर के कामों की जिम्मेदारियां, महक के तंज व तान और आसिफ साहिब की खैरियत के बारे में मुसलसल फ़िक्र ने उसके हौसले और सब्र को आज़मा रखा था। वो हर काम खामोशी और बर्दाश्त के साथ मुकम्मल करती, मगर दिल के अंदर एक तूफान सा उठता
जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था। उसकी खामोशी एक मजबूती की अलामत थी, लेकिन हकीकत ये थी कि वह अंदर से खुद को टूटता हुआ महसूस कर रही थी। महक की सख्त मिजाजी और अना ने घर के माहौल को मजीद कशीदा कर दिया था। वो हर मौके पर ईमान को कमतर दिखाने और अपनी बढ़तरी कायम रखने की कोशिश करती और हर छोटी से छोटी गलती पर उसे ताना देती। उसके तलख लहजे और जारहाना रवैये ने घर के हर रुकन के दिल में खौफ, इत्तिराब और बेचैनी पैदा कर दी थी। बुजुर्ग अफराद खामोशी अख्तियार किए हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने मुदाखलत की तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। मर्द हजरात भी बस निगरान बनकर रह गए थे, न वो किसी के रवैये को बदल सकते थे और न घर की बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभाल सकते थे। घर में अब हर लम्हा एक नए दबाव, इत्तिराब और बेचैनी की कैफियत लेकर आ रहा था। आसिफ साहब की गैर मौजूदगी ने सबके दिलों में एक गहरा खला पैदा कर दिया था और हर फर्द अंदर ही अंदर यह सोच रहा था कि उस खला को कैसे पर किया जाए। ईमान के लिए हर दिन एक मुसलसल जदोजहद की मानंद था। दफ्तर की थकन, घर के बढ़ते हुए काम, महक के तंज व तान और आसिफ साहिब की खैरियत बिल के बारे में मुसलसल फ़क्र ने उसके दिल व दिमाग को शदीद दबाव में मुब्तला कर रखा था। वो हर काम तहमील और सब्र से मुकम्मल करती, मगर दिल के अंदर एक तूफान सा उठता जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था। उसकी खामोशी सबके लिए मजबूती की अलामत थी, मगर हकीकत ये थी कि वो अंदर से टूटती जा रही थी और हर छोटी बात उसके दिल पर भारी असर डाल रही थी। महक की सख्त मजाजी, अना और कंट्रोल की ख्वाहिश ने घर के माहौल को मजीद कशीदा और बोझल कर दिया था। वो हर मौके पर ईमान को कमतर जाहिर करने की कोशिश करती और हर गलती पर उसे तनकीद का निशाना बनाती। उसके तलख लहजे और जारहाना रवैये ने घर के हर रकन के दिल में इत्तिराब और खौफ पैदा कर दिया था। बुजुर्ग अफराद खौफजदा खामोशी अख्तियार किए हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने मदखलत की तो हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। मर्द हजरात भी अब बस मुशाहिदा करने पर मजबूर थे, न वो किसी के रवैये को बदल सकते थे और न घर की बिगड़ती हुई सूरत हाल संभाल सकते थे। सबके दिलों में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आसिफ साहब कब वापस आएंगे और क्या वो घर के बिखरते हुए रिश्तों और टूटती हुई बुनियादों को दोबारा जोड़ पाएंगे, या ये घर मुस्तकिल तौर पर कशीदगी, पेचीनी और इंतशार का शिकार रह जाएगा। यूं हर दिन एक नए इम्तिहान की मानंद गुजरता और हर फर्द अपने दिल में उम्मीद और खौफ के बीच झूलता रहता। जैसे वक्त ने उनकी